91 में से लेकर और 96 तक हम सब लोग मंत्रिमंडल में थे और जूझ रहे थे। वो एक समय था कि कश्मीर में कोई जा नहीं, तकरीबन 90% पॉलिटिकल लीडर्स वहां से छोड़ के आ गए, जम्मू में आ गए थे, दिल्ली में आ गए थे। मैं एक दल नहीं, सभी दलों की बात करना चाहता हूं, सब भाग। इलेक्शन 6 साल नहीं हुए, 7 साल नहीं हुए, गवर्नर रूल हुआ, पार्लियामेंट के इलेक्शन नहीं हुए, विधानसभा के इलेक्शन नहीं, क्योंकि वो ऐसा समय था एक तरीके से जिसको हम कहेंगे आर पार की लड़ाई के, इसको पकड़ के रखना। क्योंकि मिलिटेंसी, पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत, शक्ति, जितनी भी उसके पैसे की शक्ति थी, फौज की शक्ति थी, उसकी सिविलियंस की शक्ति थी, उसकी रजाकार की शक्ति थी, उसके दूसरे इन्फ्लिट्रेटर्स की शक्ति थी, उसका पूरा उसने इस्तेमाल किया। लेकिन हमारी ही गवर्नमेंट ने 96 में वो पूरे प्रयास के बाद इलेक्शन की तैयारी की और इलेक्शन, चाहे वो उस वक्त इलेक्शन चाहे 4 महीने बाद हुए देवेगौड़ा जी की सरकार में, बट इट वाज ए कांग्रेस गवर्नमेंट, लेकिन प्लेटफॉर्म हम सब लोगों ने तैयार रखा। तो फिर हमको जीरो से शुरू करना पड़ा रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 96। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। अटल जी ने कुछ प्रयास किया, हम उसका स्वागत करते हैं। हम गलत नहीं बात बताते हैं कि वो अटल जी बीजेपी के थे तो उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने प्रयास किया और कश्मीर के लोगों ने उन पर यकीन करना शुरू किया। पाकिस्तान तक वो चले गए बस में, उस गवर्नमेंट ने भी उन पर यकीन शुरू कर दिया। लेकिन आपकी इंटरनल कंट्राडिक्शन है। अटल जी ऊपर जाना चाहते थे, आप नीचे खींचते थे, क्योंकि वो जो मैंने बताया कि दुख समझना, वो दुख समझते थे कश्मीरियों का, लेकिन उनके साथी दुर्भाग्य से नहीं समझते थे। वरना शायद अटल जी को अगर अपनी पार्टी का समर्थन पूरा मिला होता तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर का समाधान निकालता, लेकिन नहीं निकल पाए, क्योंकि आपस की खींचातानी की वजह से नहीं हो पाया। यूपीए गवर्नमेंट आ गई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, शुरू हुआ प्रयास, डेवलपमेंट का हुआ सबसे ज्यादा, क्योंकि बिखरा हुआ था कुछ। एक ये ऐसा एरा था जिसको मैं गोल्डन पीरियड कहता हूं जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए तो कहता ही हूं। ठीक है, हम पब्लिसिटी नहीं दे पाए, वो हमारी कमजोरी है। हमें आर्म ट्विस्टिंग आती नहीं है, वो हमारी कमजोरी है। जिनको आर्म ट्विस्टिंग आती है वो बगैर किए भी प्रचार करते हैं, लेकिन हम इतना करके भी फेल हो गए नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे, क्योंकि हमें प्रचार नहीं आया। ट्रेन पहली दफा वैली में हुई, 2 दफा मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी वहां आए, 2 फेज पूरी वैली में आज ट्रेन जाती है। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था कश्मीर के लोगों में ट्रेन में चढ़ना, आज भी चल रही है। खैर वो दूसरी बात है, उसमें दूसरा डब्बा आप 4 साल में नहीं लगा पाए, 5 साल में। सड़कें सिर्फ एक महाराजा के जमाने में बनी थी कश्मीर तक, लेकिन अंदरूनी सड़कें नहीं थी। पीएमजीएसवाई कितनी सड़कें बनी, देश को तो लाभ हुआ ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में 90% टेरिन एरिया, पहाड़ी एरिया, जम्मू भी और कश्मीर, उस पहाड़ी एरिया में सड़कें नहीं थी। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कि पीएमजीएसवाई में जब मैं चीफ मिनिस्टर था और उसके बाद भी, क्योंकि पीएमजीएसवाई में स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन देनी होती थी सड़कों के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास कोई पैसा नहीं है जिससे आप जमीन लें और सड़कें बनाएं। दोनों दफा कैबिनेट मीटिंग हुई दिल्ली में, और दोनों दफा, एक वक्त तो मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर और दूसरी दफा मैं चीफ मिनिस्टर था, या उमर साहब थे चीफ मिनिस्टर, दोनों दफा जमीन के लिए पैसे दिए खरीदने के लिए ताकि हम इंटरनल रोड्स बनाएं। लेकिन आज उन रोड्स का क्या हुआ? रोड्स तो 3 फेज में बनती, पहला अर्थवर्क होता, उसके बाद कंसोलिडेशन होती, उसके ब्लैक टॉप होता, लेकिन आप 4.5 साल में
हमने तो तकरीबन 90% सड़कें खोद दी, लेकिन आप उसको सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए आपने उनको पैसा नहीं दिया। और वो सड़कें जो कच्ची सड़कें थी, बरसात समर में होती है, विंटर में बर्फ होती है, वो जहां से हमने सड़कें शुरू की थी वहीं पहुंच गई, क्योंकि आपको जानकारी नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। रोड का हिस्सा, हॉस्पिटल्स, उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तहसील हॉस्पिटल्स, पावर जनरेशन, पावर प्रोजेक्ट्स बने, कितने आपने उद्घाटन किए और कितने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी ने 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जो कि 3 साल उनकी गवर्नमेंट में आने से पहले बन चुके थे, लेकिन चूंकि वो चल रहे थे तो इसलिए हमने उनका उद्घाटन नहीं किया। एक दफा चलता है प्रोजेक्ट तो उसका उद्घाटन अच्छा नहीं लगता। चलो आपने 3 साल बाद ही उनका किया, लेकिन वो हमारे वक्त में बने हुए थे। लेकिन उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, यहां जयराम रमेश जी ये पावर मिनिस्टर थे, मैं चीफ मिनिस्टर, हमने इनके साथ, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं थी पावर जनरेशन करने की, हमने एनटीपीसी ने एनएचपीसी के साथ एग्रीमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट का, और 5 एनएचपीसी के साथ एग्रीमेंट किया स्टेट और गवर्नमेंट, और वो आज भी कई प्रोजेक्ट हमने शुरू किए, और वो आपके स्टेट, आपके वक्त में वो प्रोजेक्ट भी गए और वो निकल भी गए 10% काम करने के बाद। टूरिज्म, अपने यहां पूरे क्लाइमेक्स पे था टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि कश्मीर का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का दर्जा है हैंडीक्राफ्ट्स एंड टूरिज्म। टूरिज्म जब आता है, और ये एक ऐसी जगह है जो बाकी देश में नहीं है, जहां विंटर और समर और सब किस्म का टूरिज्म आपको मिलता है, और घोड़े से लेकर और शिकारा से लेकर और टैक्सी वाले से लेकर और दुकानदार से लेकर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लेस एजुकेटेड, सबको रोजगार मिलता है। जब टूरिज्म बंद हो गया, हमारे वक्त में टूरिज्म था, हमारे वक्त में यात्रा करने के लिए 6-6 लाख लोग जाते थे, लेकिन आज वो यात्रा करने में 2 लाख पहुंच गए। वो भी एक बड़ा टूरिज्म का जरिया है, मजदूरों, हजारों लोगों को मजदूरी मिलती। तो आपके वक्त में वो टूरिज्म खत्म हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट किया आपने, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। माननीय गुलाम नबी जी, आप बीच में कश्मीर समेत अन्य चीजों पर बड़ा व्यापक अनुभव है, लेकिन समय आपकी पार्टी का 25 मिनट है, जिसमें 18 मिनट का आप उपयोग कर चुके हैं। प्लीज आप बोलने दें। यस आप बैठे प्लीज। सर, हम लोग समय की व्यवस्था कहना मेरा फर्ज है यहाँ, और निवेदन। सर, सबसे पहले तो हम टाइम निर्धारित करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मिली नहीं और हमने टाइम निर्धारित नहीं किया। नो, नॉट ओनली दैट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड्स द टाइम। तय किया था इसके, ना, हमने नहीं किया, 2 घंटे आपने खुद किया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने किया है, नॉट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हैज नॉट मेट एंड नॉट डिसाइडेड द टाइम, सो गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड द टाइम। गुलाम नबी आज़ाद जी जब बोल रहे थे और इतिहास का जो पिक्चर दे रहे थे, वो पीढ़ियों को क्या इतिहास पढ़ाएगा, कश्मीर की कौन सी स्थिति को दिखाएगा? ये तो ऐसा ही है कि पीढ़ियों को यह बताना कि कश्मीर में सब कुछ बुरा ही बुरा है, ऐसा नहीं है। सभापति महोदय, विपक्ष ने कहा कि यह सरकार कश्मीर के लिए क्या कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर राज्य को दिया है। स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा पैकेज कभी भी उस राज्य को नहीं दिया गया। 1000 मेगावाट का विद्युत परियोजना वहां शुरू की गई है, जिससे पूरे राज्य को बिजली मिलेगी। विकास के जो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, प्लीज ट्रांसलेशन विकास का कार्य जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसके 2 बड़े पैमाने हैं जिसे विपक्ष को समझना होगा। मैं इतिहास की उन गहराइयों में नहीं जाना चाहता हूं, चूंकि मैं जाऊंगा तो कांग्रेस के और वामपंथी मित्रों को बहुत परेशानी होगी। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जब गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि 80% मुसलमान थे और वे भारत के हिस्सा बने,
मैं उनको बता देना चाहता हूं, जब द्विराष्ट्रवाद की आंधी थी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो थे NWFP, वहां गफ्फार खान थे, रेड शर्ट की आर्मी थी और वे भारत में रहना चाहते थे। पाकिस्तान क्यों गए? कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। हम 47 में स्टेक होल्डर नहीं थे पार्टीशन के। आप बताइए कि NWFP जो भारत में रहना चाहता था, गफ्फार खान भारत के देशभक्त थे, रेड शर्ट भारत में रहना चाहती थी, लेकिन आपने उसको पाकिस्तान भेज दिया। इससे मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं दो बातें करना चाहता हूं। कश्मीर की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण पर हम नहीं जा रहे हैं। 1947 से लेकर 1996 तक कश्मीर की पूरी राजनीति सामंती राजनीति रही है। लोकतंत्र को जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके दो कोalition पार्टनर होते थे कि एक स्टेट गवर्नमेंट में कठपुतली सरकार, दूसरी केंद्र की सरकार। 1984 में इलेक्टेड गवर्नमेंट को Please see, I'm asking them to check it. Please, they will. 1984 में इलेक्टेड गवर्नमेंट को किस प्रकार से किसने गिराया? उस वक्त माननीय राजनाथ जी गृह मंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़कर सरकार बनाई गई, फिर उसे गिरा दिया गया। यह क्यों किया गया? किस लिए किया गया? जो जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति को कुछ परिवारों तक सीमित रखने की जो साजिश वहां की क्षेत्रीय दलों ने की, जिसका कांग्रेस सहयोगी बना रहा, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2002 से किया। दुनिया में जम्मू कश्मीर पर जितने स्टडी हुए हैं उसको आप देखिए। मोस्ट क्रेडिबल इलेक्शंस की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें भारत की जनता का, कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर का नागरिकों का विश्वास जमा, वो 2002 से शुरू हुआ, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2008 में चुनाव हुए, 2014 में चुनाव हुआ। प्लीज और अभी जो पंचायतों के चुनाव हुए, आप माननीय मिस्त्री जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया बीच में टीका टिप्पणी नहीं करें। भाई देसाई की सरकार को गिराने माननीय राकेश जी, आप इधर बात करें, चेयर से बात करें। देखिए, जब 2018 में जब पंचायतों के चुनाव हुए और 4,500 के करीब सरपंच और 32,000 से अधिक पंच चुने गए, पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के 312 सदस्यों का चुनाव वहां किया जा रहा है। पहले भी कांग्रेस ने कोशिश की, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पूरी तरह से चुनाव नहीं हो पाए। लोकतंत्र पहली बार जनता के दरवाजे तक पहुंची है। सामंती राजनीति कश्मीर से समाप्त हो रहा है, उसका दर्द दिखाई पड़ रहा है, चाहे PDP के रूप में हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में हो, कांग्रेस के रूप में है, यही दर्द दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कश्मीर का इतिहास ये गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख हुआ जब यह कहा गया कि कश्मीर में आतंकवाद के लिए और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए ये 4.5 साल की सरकार जिम्मेदार थी। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद जी ने जिस सामान्य तरीके से, माननीय राकेश जी 5 मिनट समय पूरे हो रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा खत्म करें। मेरी पार्टी के पास इतना समय था, 2 मिनट तो मैं ले ही सकता हूं। गुलाम नबी आजाद जी ने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां से छोड़ने के लिए एक सामान्य कारण बता दिया, वह बहुत ही असामान्य बात है। सभापति महोदय, कश्मीर की घाटी में जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन की ताकतें सीमा के पार से नहीं, दुनिया के अन्य भागों से आकर कर रही हैं, जिसको पैट्रनेज देने के लिए वहां हुर्रियत और दूसरी पार्टियां हैं, जिसके लिए आज विपक्ष के नेता ने हुर्रियत के प्रति जो अपना प्रेम दिखाया है, जो उसको एक वैधानिकता देने की कोशिश की है, वो साफ निंदनीय है। हम किसी भी ऐसी ताकत को लेजिटिमेसी नहीं दे सकते हैं जो कश्मीर में विभाजन की राजनीति का बीज बो रहा है। और यही कारण है कि कश्मीर में आतंकवाद की जो भी धाराएं हैं, उसके पीछे वो साजिश है, जिहादी ताकतों का हाथ है। उन जिहादी ताकतों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सामान्य कश्मीरियों को उन जिहादी ताकतों से जोड़ने की गलती मत कीजिए। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।